स्वागत है आप सभी का चंपारण न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय कोरोना वायरस का 2.0 यानी दूसरा लॉकडाउन चल रहा है। धीरे धीरे जो ग्रीन जोन है उनको रिलीज़ किया जा रहा है और जनजीवन पटरी पे आने की उम्मीद में भारत धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है और देशों की अपेक्षा। बात करें अगर यूरोप की, तो यूरोप की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है और करीब करीब कोरोना के इतने सारे मरीज हो गए हैं कि वो लॉकडाउन की स्थिति से बाहर आने के लिए अभी सोच नहीं पा रहे हैं। आपको समझना होगा कि इस लॉकडाउन में जो क्राइम की स्थिति है या जो लोगों के मन में हिंसक भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वही ऐसी हिंसा को जन्म दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में अभी 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और एक चालक की हत्या कर दी गई। उसका जो सबसे बड़ा एंगल है वो सांप्रदायिक एंगल बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कासा और पालघर में जो आदिवासी क्षेत्र है, और आपको समझना होगा कि ये कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। तो आप चीज़ों को स्पष्ट तरीके से देखें और एक सही नज़रिए के साथ बने। उत्तर भारत और बिहार के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल का हुआ जटिल नुकसान। हार्वेस्टिंग के समय में, जिस समय गेहूं की कटाई का मौसम है, उस समय इस बारिश ने किसानों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। देश के 1000 से ज़्यादा मजदूर फंसे नाइजीरिया में और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि इस विपत्ति में हमारी मदद करें। कोरोना संक्रमण में ये समय का वो दौर है जिसे डर का पड़ाव कहते हैं। हम लोग यहाँ पे नाइजीरिया में काम कर रहे हैं। नाइजीरिया डनगोटे रिफाइनरी है, ये लागोस से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, और हम लोग पावर में कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी सभी कंपनियों को बंद किया गया है, लेकिन ये पावर में कंपनी हमसे ज़बरदस्ती काम करवाना चाहती है। और यहाँ पे कोरोना का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये फैल चुका है। ऑलरेडी 100-150 केस यहाँ पे आ गया है। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग अपने रूम में रहेंगे, ज़बरदस्ती हम लोगों से काम करवाया जा रहा है सर। यहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा है सर। और यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी बोलते हैं कि हम 4 आदमी के रिक्स है और बाकी किसी के जिम्मेवार नहीं है, बाकी किसी के जिम्मेवार नहीं है। और मैं भारत सरकार और हमारे मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, उनसे हम सब निवेदन करते हैं कि हम लोगों पे कृपया हम लोग का सहायता किया जाए सर, और गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को सुविधा उपलब्ध करा कि हम लोग अपने देश, हम लोग वतन वापस लौट जाए सर। सर यहाँ पे स्थिति बहुत बुरा होने वाला है और भगवान ना करे आने वाले समय में भी और बुरा हो सकता है सर। हम सभी ये जगह 400-500 वर्कर हैं पूरे इंडियन सर। यहाँ पे 4 कंपनी है सर यहाँ पे, अनसोर, अफसोर और पावर केमिटेक सभी बंद किए हुए और ज़बरदस्ती यहाँ पे। स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम हैं बिहार में और ये वो दृश्य है जो प्रधानमंत्री के कहे अनुसार सभी लोग सोशल डिस्टेंस बना करके और कोरोना वायरस कोविड-19 से जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम हैं ननकार में और ये जो स्थान है वो किशोरी बैठा जी का है, मुखिया हैं, और यहाँ पे राशन वितरण कराया जा रहा है ग्रामीण लोगों को। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। लोगों ने एक सीमित दूरी बना करके, और जो प्रधानमंत्री के कहे अनुसार लोग बोल रहे हैं कि कोविड-19 से हम लोग को एक सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, बार बार हाथ धोते रहना है और पालन करना है कि हमारा देश जो है वो कोविड-19 की लड़ाई को सुचारू रूप से लड़ पाए। आप फिलहाल देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि वो सभी लोगों को दिखाएंगे कि सभी लोग एक सीमित दूरी बना करके खड़े हैं और हर वो चीज़ें जो कोविड-19 से हम लोग को बचाए रखेगी उसका पालन हमें करना बहुत आवश्यक है। आप और आएंगे थोड़ा सा आगे और हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो ठेकेदार हैं जो राशन वितरण कर रहे हैं, अभी सबसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में। क्या नाम है आपका? अमरीश, एक बात बताइए, ये सुविधा आप कब से प्रोवाइड कर रहे हैं? राशन जब से कोविड-19 अभी आया है हमारे देश में, जैसे लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से आप राशन वितरण कितनी बार करा चुके हैं अभी तक? लॉकडाउन में हाँ, लॉकडाउन में दूसरी बार है। तो आपके कहे अनुसार लोग आपकी बातों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? सोशल डिस्टेंस बनाने का और भी सोशल डिस्टेंस बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी सभी लोग लाइन बना करके खड़े हुए हैं और बात मानना, ये कोई बुराई नहीं है कि अगर हम आपको कह रहे हैं कि आप दूरी बना करके खड़े रहें तो आपको ये बुरा लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए है, हमारे लिए और हमारे समाज के लिए है। आप देखते रहें CNN। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोरोना संक्रमण की वजह से लगा देश के विकास को आर्थिक धक्का,
सभी टोल प्लाजा और टोल बूथ एक्टिव, सघन तरीके से चेकिंग के बाद किया जा रहा है कार्यों का संचालन। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिखी टोल प्लाजा की तस्वीरें, सुनसान सड़कें आज भी हैं। फिलहाल कोरोना से उम्मीद तब तक नहीं दिखती जब तक WHO और देश की विशेष अथॉरिटी आकर के कुछ संदेश नहीं देती। आप देखते रहें CNN न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में संतों की हिंसा पे हो रहे बवाल को लेकर के सीफू जी भारद्वाज ने क्या कहा, आप खुद ही सुने, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। वृक्षगिरी महाराज, इन तीनों की भीड़ ने मार मार के हत्या कर दी, आप सबको पता होगा। अभी देख लेना तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाले इसमें आ जाएंगे। बहुत बड़े जहर है, बहुत बड़े नमक हराम है, बहुत बड़े हरामखोर लोग हैं जो किसी भी मॉब लिंचिंग में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने लगते हैं। ध्यान रखना, और जो भी इसकी बात करेगा इनसे बच के रहना। अभी मैटर ये सब का नहीं है। अब एक बात सबसे बड़ा मेरा जो सवाल है ना, वो ये है, उन लोगों से कहाँ गए वे हिपोक्रेट्स, कहाँ गए वो लोग जो तख्ती वाली एक पूरी गैंग है जो खड़ी हो जाया करती थी, कहाँ गए वो ट्विटर पे वॉर चलाने वाले, युद्ध चलाने वाले, कहाँ गए वो लोग जो अफजल गुरु जैसा हरामखोर आतंकवादी मरता है, या बहुत बड़े बड़े आतंकवादी जब मरते हैं तब सालों को बड़ा सुरक्षित फील होने लगता है इस देश में। अब क्या हो रहा, जब दो संत और एक वो रोज कमा के खाने वाला इकलौता घर का कमाने वाला वो लड़का था नीलेश ड्राइवर, जब वो मरा, अब क्या हुआ? अब असुरक्षित फील नहीं हो रहा तुम लोगों को? क्या हुआ? बड़े वरना ट्विटर पे तो जंग छिड़ गई होती, ये ट्रेंडिंग वो ट्रेंडिंग। लेकिन अब क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, इनका कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए हर बार बच जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस बार इस भीड़ की शक्ल होना बहुत जरूरी है। कल को भीड़ किसके बच्चे को मारेगी, किस बूढ़े को मारेगी? वो एक संत बेचारा, एक संत व्यक्ति यार, जो कुछ नहीं कर रहा था। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार, जिसमें से 9 लौंडे हैं ना, जिनको जुवेनाइल के लिए बहुत सारे NGO खड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। कहाँ गए मानवाधिकार वाले, वो वाले लोग जो आतंकवादी का मानवाधिकार देखने लगते हैं? कहाँ गए वो लोग? बिल्कुल 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब क्या हो गया? अब नहीं होगा, अब बिल्कुल शांत हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है, 110 लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी रिमांड है 30 अप्रैल तक के लिए। पता है अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन होना पड़ेगा। पब्लिक में जब एक संत को मारा जाता है, सुनो, मुझे ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज से नफरत थी है और रहेगी। मैं आज फिर कह रहा हूँ, अच्छा, और रही बात मेरी, चाहे वो तबरेज अंसारी का मामला हो, चाहे वो चंदन गुप्ता का मामला हो, हर बार जब मॉब लिंचिंग हुई है, याद रखना, मेरे वीडियो उठा के देख लो, मैंने ये बात कही है, सिर्फ मुसलमान नहीं मर रहा है, सिर्फ हिंदू नहीं मर रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान मर रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान के कानून का डर मर रहा है, और वो इंसान के अंदर का ईमान मर रहा है जो पत्थर चलाते। इन लौंडों को तुम बच्चों में गिनोगे जो बूढ़ों को वहां पर मार मार के लाठियों से, हथियारों से उनको मार डाला? इसके लिए क्या कहोगे बे? इसके लिए क्या इसको भी तुम धर्म का एंगल देना चाहते हो? इसको भी हिंदू मुस्लिम में बांटोगे? तो FIR रजिस्टर की गई, जितनी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है मेरे पास, लेकिन जितनी है उसके हिसाब से ये है, बहुत क्लियर है। 6 सेक्शन लगे हैं इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से। सेक्शन 302, सेक्शन 148, सेक्शन 149, इसके अलावा 120B, सेक्शन 427, ये 6 धाराएं लगी है इन लोगों के ऊपर। कानून की कमी नहीं है, कानून सही है, कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ बहुत तगड़ा है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। CID को इसको हैंडओवर कर दिया गया है। 2 सब इंस्पेक्टर थे, वो इसमें सस्पेंड हो चुके हैं। धारा नंबर 34 क्लियरली है, जहां पर कॉमन इंटेंशन होती है, चाहे भीड़ के जितने भी लोग थे उनकी एक इंटेंशन क्लियर थी, इन साधुओं को मारना। जब तक ऐसे हरामखोरों को, जब तक ऐसे लोगों को जो कानून को कुछ नहीं समझते हैं, जब तक कानून का डर पैदा नहीं होगा, ऐसी होती रहेंगी तो